वो सैटरडे को जो बर्कशायर हैथवे ने वो जो लेटर आता है, एनुअल शेयर होल्डर्स लेटर, वॉरेन बफेट साहब का, है ना, वो सैटरडे को लेटर आया, उसकी बड़ी चर्चा थी। संडे को आपने देखा कितनी गर्मी थी दुनिया भर में उस लेटर को लेकर, और इसलिए सोचा कि उस लेटर में क्या है जरा पढ़ा जाए डिटेल में और उस पर चर्चा करी जाए। वो ज्यादा एप्ट टॉपिक था आज के लिए, तो उस पर हम लोग सोचा बातचीत करें। अब ध्यान रखिए, वॉरेन बफेट साहब के लेटर की अहमियत क्या है। साल में एक बार होता है जब वो कुछ बोलते हैं, एक ही बात, दिल से बोलते हैं, दिल से। और इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि सब जानते हैं, दुनिया में रिकॉर्डेड है एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल या सबसे बढ़िया इन्वेस्टर के तौर पे, है ना। तो इन्वेस्टर बहुत बढ़िया है, बाजार की नब्ज बहुत अच्छी जानते थे, बहुत पैसा बनाया, तो लोग सुनना चाहते हैं उनके व्यूज क्या हैं। तो लेटर एकमात्र माध्यम होता है कि साल भर की वो कमेंट्री निचोड़ देते हैं। हालांकि वो लेटर बेसिकली होता है कि नफा नुकसान कैसा हुआ बर्कशायर हैथवे का, लेकिन उसमें वो तमाम कमेंट्री जो साथ में होती है, बाजार को उसमें इंटरेस्ट होता है। करेक्ट। तो आपने पढ़ा लेटर? हाँ पढ़े, तो आपने बोल दिया कि इसमें क्या निकाला, ये बताओ पहले। अच्छा, क्या निकाला? 15 पेज का लेटर, 34 नहीं मेरे लिए जो था। अच्छा। उसमें 9th पेज पे एक जगह उन्होंने बस पैंडेमिक की बात छेड़ी। पैंडेमिक की बात इसलिए भी छेड़ी क्योंकि उनका एक फर्नीचर का कारोबार था जिसमें उन्होंने निवेश करा था, वो बंद हो गया। मुझे सुनना था ये जो इतना तगड़ा पैंडेमिक का असर, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, मुझे सुनना था ये अमेरिका में ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट क्रैश आया, है ना, मुझे सुनना था जो अमेरिका में पॉलिटिकल बदलाव हुए, जो चेंजेस हुए उसके बारे में, है ना। तो जो मुझे आपने बॉन्ड, आजकल बड़ी बॉन्ड यील्ड की चर्चा हो रही है, आपने बहुत टच अपॉन करके एक वो पुराना स्टेटमेंट, अभी इस पर टच अपॉन करके आप निकल गए। आपने ये समझाया नहीं कि आप इतना कंसर्न क्यों है, क्यों अदर नहीं पार्क करना चाहिए, और पैसा अगर मैं बॉन्ड में नहीं लगा रहा हूं तो मैं कहां लगाऊं। आपने वो टच अपॉन नहीं करा काफी चीजों को। बफेट साहब अपॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो अगर वो पैंडेमिक को टच करते, पैंडेमिक में कुछ भी बात करते, तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है। हाँ नहीं, इसलिए उन्होंने बच गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से आप सच कह रहे हो, इससे पहले बड़े बोल्ड कमेंट्स होते थे उनके पिछले कुछ सालों से, और इस बार तो और भी ज्यादा। इस बार तो पैंडेमिक पे भी डिटेल में बात नहीं हुई है हमारी, इसीलिए इस बार उनकी आपने 15 टॉप कंपनीज का आंकड़े दे दिए, कहां पे टॉप इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन कंपनीज के आउटलुक, उन कंपनीज के फ्यूचर, इस बार उस पर भी बातचीत नहीं हुई है। ये आलोचना हो रही है। अच्छा, एक हम लोग जब चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है $10 बिलियन, उस पर अपन लोग चर्चा करेंगे। वो एक एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। उससे याद आया मुझे, आपने कुछ दिन पहले एविएशन कंपनीज पे दाव लगाया था, याद है? वेरिजॉन पे लगाया और बोइंग। एग्जैक्टली, उसके बारे में नहीं बताया। अब पैंडेमिक के बाद तस्वीर क्या, तो मतलब बहुत कुछ है जो मेरे लिए मिसिंग था। मिसिंग भी था। और इस लेटर को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो धीरे धीरे वो जो टेक्नोलॉजी वाला उनका स्पेस है, जिसपे उनका आप टॉप 3 में एप्पल आ गई कंपनी, फिर एक स्नोफ्लेक करके कंपनी है जो क्लाउड सर्विसेज देती है, अमेजॉन है, वेरिजॉन है, ये सब 4-5 कंपनी है, और उसमें खूब इन्होंने पैसा लगाया है। तो क्या धीरे धीरे वो उधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज पे। हालांकि अभी भी कोका कोला वगैरह का वेटेज बहुत है, कोका बहुत है, BYD का बहुत है, और उसमें बहुत बेचा है। सबसे ज्यादा तो रेल रोड वाली कंपनी जो वो है, वो उसी ने तो प्रॉफिट करके दिया इस बार, सबसे ज्यादा वही कमा के दे रहे हैं इनको। मुझे लगता है कि इस चिट्ठी के अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि उन्होंने अपने जो टॉप 15 बताए हैं उसमें से लास्ट बाई जो उनकी है, वेरिजॉन की, शेवरॉन की, वो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने उस तरफ बेट किया है, बावजूद इसके कि पूरे पैंडेमिक के दौरान बोइंग की या तमाम एविएशन कंपनी की बड़ी हालत खराब थी। तो वहां पे एक थोड़ा सा शिफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। और जो बॉन्ड वाली बात कह रहे हैं ना, उसमें लोगों को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्यों कह रहे हैं बॉन्ड वाली बात? अब आप कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, ये सब बॉन्ड में लगाते हैं पैसा। तो कह रहे वो पैसा बनाएंगे नहीं। अब 1981 से अब तक का आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या इस समय है भाई, जहां पे बहुत बड़ा पैसा लगता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, वहां तो 0.1% के बॉन्ड यील्ड भी बहुत मायने करती है, बॉन्ड के ब्याज। तो जो उनका कहना है कि इससे बजाय रिस्की एसेट में ज्यादा पैसे लगाइए, वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसमें देखने को मिला है। नहीं, उसकी पर ये उनकी स्टेटेड कमेंट्री काफी सालों से रही है ना। उसमें एग्जाम्पल इस बार के रिपोर्ट में वो तक जर्मन बॉन्ड्स की बात करी, निगेटिव चले गए, इसमें कभी कमाई नहीं हुई। आपने कहा 1983 से अब तक किस तरह के रिटर्न्स गिरते ही चले जा रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। वो ठीक है, वो जेनरिक स्टेटमेंट था। पर इस समय बॉन्ड यील्ड में जो हो रहा है, करंट एनवायरमेंट में रोज सुबह चर्चा होती है, दुनिया भर में चर्चा होती है, आपने उसको टच अपॉन नहीं करा।
आपने बता दिया मुझे उधर पैसा नहीं लगाना, तो अगर इक्विटी से डाइवर्सिफाई करना तो उस पैसे का क्या करूंगा, तो थोड़े से क्वेश्चन मार्क रह गए मेरे लिए। तो ये बात सही है और वो स्टेटेड कमेंट था। तो बॉन्ड यील्ड्स को टच अपॉन करूं तो उसमें कुछ ज्यादा निकल के नहीं आता मेरे लिए कि बस ये हर साल रिड्यूस हो रहा है, ये फैक्ट है, ऑन पेपर है, सबको पता है। और आपका कहना है कि उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दैट इज फाइन, पर अब करना क्या है, वो इफ्स एंड बट्स हैं, वो वैक्यूम अभी भी रहेगा मेरे लिए। और मुझे लगता है आज भी, कल सुबह भी हम फिर बॉन्ड यील्ड की ही चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि हाँ देखिए बॉन्ड यील्ड की चर्चा करनी पड़ेगी और उनको भी करनी पड़ेगी हाँ। आगे जब जो नया डिस्कशन वो करेंगे, क्योंकि इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि यूएस का जो लोन है, जो डेट है, वो डबल हो गया, जीडीपी के 200% से ऊपर निकल गया, 228% टू बी प्रिसाइज। अब उतना लोन होने के बावजूद बॉन्ड यील्ड में हरकत ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने शायद इसलिए नहीं टच अपॉन किया होगा क्योंकि ये इतनी फ्रेजाइल सिचुएशन है, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय बाद इंडिकेशंस पे या किस तरीके से बात आएगी, उनके जो गार्ड हैं, जैन साहब, अजीत जैन जी और एक दूसरे हैं, वो इशारा इसलिए करेंगे। अभी शायद वो इसलिए बच रहे होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय उठापटक है, तो कोई स्टेटमेंट बना देना, उनका स्टेटमेंट ब्रह्म वाक्य है, उन्होंने बोल दिया तो वो मान लेते हैं लोग, तो शायद वो हमको लगता है इसलिए बच रहे हैं, वरना बच नहीं सकते क्योंकि बॉन्ड यील्ड इस समय सबसे हॉट है, बच नहीं सकते। आतिफ देख रहा था, वैसे थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही है, 1.4 पे है आजकल, नजर रहती है, ऐड कर रखा है स्क्रीन पे मैंने यूएस की बेंचमार्क। दूसरा, एक तो ये बॉन्ड यील्ड पे बात हुई थी जिसमें कुछ कुछ इफ्स एंड बट्स सबके जहन में है। दूसरा, मैं कई सारे इंटरेस्टिंग, एक तो वो हम लोग जो सबसे मेगा लॉस जो हुआ 10 बिलियन के आसपास, उस पर आऊंगा मैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला। ठीक है, उन्होंने 2016 में मेरे ख्याल से किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा था 32 बिलियन डॉलर्स के आसपास का। 10 बिलियन उनका कहना है कि उसके प्रोजेक्शन जो लिए थे मैंने बहुत एग्रेसिव ले लिए थे, और पैंडेमिक के समय उस कंपनी का फाइनेंशियल्स में बहुत तगड़ा प्रेशर देखने को मिला, और इवेंचुअली अब हालात सुधर रहे हैं, मार्जिन सुधर रहे हैं, लेकिन हमें करीब करीब 11 बिलियन डॉलर का इस बार वो इम्पैक्ट लिया, जिसमें से 9.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का इसी एक कंपनी का है। तो वो ठीक है, मतलब ये बेसिकली हो गया कि हर बड़ा इन्वेस्टर, मार्केट इन्वेस्टर भी कभी ना कभी कैलकुलेशन मिस्टेक करता है। प्रेसिडेंट कास्कार्ड में आपको 10 बिलियन डॉलर राइट ऑफ लेना पड़ा, तो आप एविएशन की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? उसमें भी भयानक नुकसान हुआ उसी दौरान। तो आपने तो इन्वेस्टमेंट करा था कंपनियों पे, आपके देखे देखे हमारे उस जमाने, मुझे याद है जब आपने इन्वेस्टमेंट करा था, इंटरग्लोबल स्पाइसजेट चलने लगा था हमारे यहाँ हमने भी उसकी बात करी थी। तो फिर दोनों उसी एक बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में आए। तो आप एक तरफ आप बोइंग में बाइंग है आपकी, और दूसरी तरफ आप प्रेसिडेंट कास्कार्ड में कह रहे हैं कि हमने राइट ऑफ कर दिया, वो बेकार कंपनी थी। तो शायद मुझे लगता है बेकार पता नहीं, लेकिन उनका कहना था मैंने एग्रेसिव कैलकुलेशंस करे थे, पैंडेमिक के चलते हेवार चले गए सारे, इसलिए हमने वो राइट ऑफ लिया। अच्छा, इस बात को इसलिए भी छेड़ रहा हूं कि पोर्टफोलियो में आपके भी होंगे नुकसान, कभी कभी कैलकुलेशंस गलत होंगे। कुछ साल पहले इन्होंने क्राफ्ट फूड्स पे ऐसे ही लिया था। 2008 में इन्होंने एक कंपनी को इन्वेस्ट करा था, कोई मैं लिख के लाया था उस कंपनी का नाम, डेक्स्टर शू। डेक्स्टर शू में जब इन्वेस्ट करा था तो उन्होंने बहुत सुनाया था खरी खोटी उस कंपनी को कि मेरी जिंदगी सबसे गलत इन्वेस्टमेंट, सबसे गंदा इन्वेस्टमेंट, सब पैसा डूब गया मेरा। तो हर आदमी गलत करता है कैलकुलेशंस वगैरह में, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स रखने का है, डाइवर्सिफाई करने के अपने एग्स को। ये हम जितने मार्केट इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में भी ना, उनको 1-2 स्टॉक्स के लिए जानते हैं हम, उनकी 25 मिस्टेक्स के लिए उन्हें जानते नहीं है ना, लेकिन सबसे मिस्टेक होती है। चार्ली मंगर तो 3 ही रखते हैं। क्या 3 ही रखते हैं? 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो उनका। तो नहीं, अपन ऐसा नहीं करेंगे, बहुत एग्रेसिव बेट हो गया। हाँ, ऐसा है कि सही में ओनली 3 स्टॉक्स। कौन कौन से हैं पता है क्या? बट उसमें बड़ा मजेदार, सुन लीजिए तो आपको बता देंगे। बर्कशायर हैथवे उनका है, हाँ उनका है, और कॉस्टको है, हाँ, और एक कंपनी है लील्यू, एक कंपनी नहीं, लील्यू नाम का एक फंड है, उसमें वो पार्टनर है। लील्यू क्या करती है, BYD में उसका 2.5% स्टेक है, वो फंड है। तो ये 3 लिया। अब इसमें क्लेम वो करते हैं कि हमारा 3 कंपनियों का पोर्टफोलियो है, बट दरअसल बर्कशायर में अगर आपने ले लिया तो आपको 10 कंपनियों में हो गया। हाँ, लील्यू में ले लिया तो आपको 4 कंपनियों में हो गया। केवल एक कह सकते हैं कॉस्टको जो कि रिटेल कंपनी है, वो एक सिंगल है। हाँ, तो ये भी तरीका हो सकता है। ऐसे तो मेरा भी सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड में जाता है एक्चुअली सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड में जाता है मेरा इस समय। अच्छा, उसी में आगे एक तो ये हो गया, हमने बात करी बॉन्ड्स की। दूसरा टॉपिक हमने चढ़ा था जो उनका एक मेगा लॉस हुआ था इस बार, उन्होंने वो शेयर करा। तीसरा उन्होंने रीपर्चेजेस की बात करी थी कि कैसे हमको टाइम करने की जरूरत है। इस समय अमेरिकन कंपनीज करके आ रही हैं, कंपनी के फंड्स को बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रही है किसी भी भाव पे शेयर परचेज करने के लिए, वो गलत है। और इसमें बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने एप्पल का इलस्ट्रेशन दिया, एग्जाम्पल दिया। एप्पल का एग्जाम्पल सुनिए। इन्होंने शुरुआत करी थी एप्पल में खरीदारी करने की 2016 के एंड से। हाँ, जुलाई 2018 तक करते करते खरीदारी 1 बिलियन एप्पल के शेयर्स थे इनके पास।
उस जब मिड 2018 में एप्पल शेयर्स की परचेजिंग खत्म हुई थी तब 5.2% एप्पल का स्टेक हो गया था बर्कशायर हैथवे के पास। 36 बिलियन के आसपास डॉलर्स की वैल्यू थी। उसके बाद रेगुलर डिविडेंड्स एंजॉय करे, हर साल 775 मिलियन डॉलर्स के आसपास उस स्टेक पे डिविडेंड अनाउंस एंजॉय करे। उसके बाद थोड़ा सा स्टेक बेचा, 11 बिलियन डॉलर उसके आ गए, और इवेंचुअली इस समय एप्पल की कितनी होल्डिंग है? 5.2 से शुरू करा था, 5.4% एप्पल के स्टेक है इनके पास, क्योंकि एप्पल ने इस दौरान रीपर्चेजेस करे। उस रीपर्चेजेस से इनका कंपोनेंट बढ़ता चला गया। तो बोलते हैं ये होती है ब्यूटी रीपर्चेजेस की, अगर सही टाइम करा जाए। एग्जैक्टली, कितना तो 4 टाइम्स, उसके साथ ही डिविडेंड और रीपर्चेजेस में कितना फायदा हुआ है। तो ये दिखाता है कि आप एक अच्छा स्टॉक लेते हैं, उसको बायबैक भी करते रहते हैं, तो भी बड़ा फायदा है। अच्छा, जो आप ये एप्पल वाली बात कर रहे हैं, तो छोटा सा एकदम टाइनी सा स्टेक बेच के इन्होंने शेवरॉन खरीदा। एप्पल का स्टेक बेचे खरीदा, हाँ। एप्पल में भी इन्होंने हल्का सा बेचा था, उसके बाद इन्होंने शेवरॉन खरीदा। एक दो कंपनी नाम बोलना जो मैंने आप चर्चा की, उसमें 3 कंपनी इन्होंने खरीदी जो ओल्ड इकोनॉमी की है। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उसके से बिल्कुल, ये आप सुबह भी चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में। ये आपने ओल्ड इकोनॉमी की स्टॉक खरीद। एक्सॉन मोबिल तो बकवास हो गई कंपनी, वो तो बहुत ही बुरी है, लेकिन शेवरॉन में भी दम है। हाँ। वो थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्शन कभी बाद में समझाएंगे तो, लेकिन उसमें भी आके इन्होंने लिया, हल्का सा वहां से निकाला और इधर बड़ा चंक इनके हाथ में आया शेवरॉन, क्योंकि वहां पे दिक्कत आ रही थी। ये भी एक बहुत अच्छा है कि एप्पल की कमाई से आपने दूसरा पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया। हाँ। अच्छा, अमेरिकन पॉलिटिक्स नीरज जी कह ही रहे हैं, ऑफ लेट उन्होंने बात करना बंद कर दी है। कुछ कमेंट्स कर रहे थे और उसमें बस उन्होंने लिखा था कि नेवर शॉर्ट अमेरिका, अमेरिका में नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका, इसके खिलाफ न जाए। हाँ, वो तो जब वो स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने, तो मेरे को तो वो याद आ रहे थे केडिया साहब हमारे, कि इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। पता नहीं वो गाना जब से घूमे जा रहा था। खैर, तो लेटर में काफी कुछ वांटिंग था, कुछ और लिखते, कुछ और डोप डालते, कुछ और शेड करते लाइट, तो ज्यादा पता चलता। लेकिन मोटा मोटी ना मार्केट्स का उन्होंने अपना मूड चेक दिया इस बार, ऐसे कोई कमेंट्री मार्केट्स की आई नहीं। अपने पोर्टफोलियो पे देते तो हम लोग उससे निकाल लेते कि कुछ याली सेक्टर याली कंपनी है जिसपे वो अब बेट करना चाहते हैं। तो इस बार बहुत कुछ इफ्स एंड बट्स थे, शायद इसीलिए लोग अब इंतजार करेंगे। अच्छा, ओरेकल ऑफ समय हो गया खत्म करने का, क्योंकि कमोडिटीज काटना है हमको। करेक्ट। ओरेकल ऑफ ओमाहा नाम से जाने जाते हैं। ओमाहा क्योंकि जहां रहते हैं वो लोग, ओरेकल मतलब वो भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं अपनी। तो हर साल जमावड़ा वही लगता था ओमाहा में। इस बार लॉस एंजलिस एक्शन शिफ्ट हो रहा है, तो अभी 3.5 घंटे की उनकी वो होती है क्वेश्चन आवर सेशन चार्ली मंगर के साथ, वो अब इस बार लॉस एंजलिस में होने जा रही है। तब मेरे ख्याल से लोग जो सवाल जवाब पूछेंगे, तो जो क्वेश्चन हम खुले छोड़ के जा रहे हैं, बट ऑब्वियस है इन पे आपको बातचीत होती है। जैन साहब भी होंगे उसमें मंच पे, अपने जैन साहब, अच्छा वो बर्कशायर वाले, हाँ ठीक है वो भी रहेंगे Q&A सेशन के समय जब चार्ली मंगर करेंगे। तो नेट इसका टेक अवे ये है कि ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट करना कि हमने $10 बिलियन का राइट ऑफ लिया है, ये बहुत अच्छी बात होती है किसी इन्वेस्टर की, और अपने पोर्टफोलियो एकदम उसने सामने रख दिया जिससे आप कर सकते हैं, और कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, इसलिए उन्होंने पैंडेमिक ज्यादा कमेंट